दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के साथ लंबे समय तक रहना पड़ेगा हमको, इसके साथ लड़ना पड़ेगा, इसी के साथ जीना पड़ेगा, इसी के साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो क्यों ना हम कोरोना के साथ ही एग्ज़ाम की तैयारी भी करें। तो चलिए, इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक MCQ सीरीज़ लाया हूँ जो मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कैनरा बैंक पे 14 दिसंबर 2019 को आए थे। उसका जो सवाल बच गए थे वो सवाल लेकर आए हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, सवाल नंबर 1 देखिए, बैंक्स कीप देयर CCTV फुटेज फॉर हाउ मेनी डेज। जी हाँ, पूछा गया है कि बैंकें जो हैं अपने शाखा के अंदर जो CCTV फुटेज होते हैं उसको कितने दिनों के तक रखे रहते हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। मेरे साथ इस सवाल का जवाब भी टाइप कर सकते हैं। 10-10 सेकंड का समय मिलेगा, अगर कर पाएंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका उत्तर में आपको बताते चलूँगा। जी हाँ, बैंक्स कीप देयर CCTV फुटेज, इसका सही उत्तर है 90 डेज। जी हाँ, 90 डेज तक उनको रखना होता है, तो इसका सही उत्तर है 90 डेज। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 के अनुसार, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर कॉमर्शियल रियल एस्टेट स्टैंडर्ड अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जी हाँ, पूछा गया है, स्टैंडर्ड अकाउंट है और वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट को लोन दिया गया है, तो उसमें प्रोविज़न कितना होगा। जी हाँ, हमने डिटेल वीडियो NPN IRAC नाम प्रोविज़न पे डाले हैं। उसमें प्रोविज़न हर अकाउंट में किया जाता है, चाहे स्टैंडर्ड हो, सब स्टैंडर्ड हो, डाउटफुल हो, लॉस हो। लेकिन सब स्टैंडर्ड अकाउंट में जो प्रोविज़न किए जाते हैं उसके बारे में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रोविज़न किए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 0.40%, 1% एंड 5%। तो जी हाँ दोस्तों, ये कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए पूछा गया है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड एसेट्स में जो किए जाते हैं 0.25% एग्रीकल्चर और MSME में किए जाते हैं, और नॉर्मली 0.40% किए जाते हैं सामान्य अकाउंट में। लेकिन जहाँ कॉमर्शियल रियल एस्टेट की बात हो वहाँ पर प्रोविज़न किया जाता है 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो यहाँ सही उत्तर होगा 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 3 के अनुसार, मैक्सिमम लोन टू MSME सेक्टर विदाउट कोलेटरल, बिना कोलेटरल के मैक्सिमम MSME में कितना लोन दिया जाता है पॉलिसी के हिसाब से, MSME पॉलिसी के हिसाब से। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: ₹1 लाख, ₹5 लाख, ₹10 लाख एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मैक्सिमम जो लोन दिए जा सकते हैं MSME में वो है ₹10 लाख। इसका सही उत्तर होगा ₹10 लाख। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं। मार्जिनल फार्मर मीन्स, मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं, और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं: लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर, लैंड होल्डिंग अप टू 3 हेक्टेयर और लैंडलेस लेबर। यहाँ पूछा गया मार्जिनल फार्मर। जी हाँ दोस्तों, दो तरह के फार्मर जो ज़्यादा चर्चा में आते हैं, उनके लिए अलग से टारगेट भी दिया गया है, वो है मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर। जी हाँ, मार्जिनल फार्मर ऐसे किसान होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग जो होता है वो 1 हेक्टेयर तक होता है, 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग होता है, उसको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। और जो 2 हेक्टेयर तक होता है उनको स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया मार्जिनल फार्मर का, तो यहाँ सही उत्तर होगा अप टू लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: लोन सेंक्शन अंडर PMEGP KVIC आर क्लासीफाइज एज। जो PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो लोन सेंक्शन किए जाते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, तो वो कौन से यूनिट कहलाते हैं MSME में। और आपके ऑप्शन है माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए पूछा गया है PMEGP में, और PMEGP में हम मैक्सिमम लोन करते हैं 25 लाख अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो तो, और अगर सर्विस सेक्टर का हो तो मैक्सिमम करते हैं 10 लाख। यानी दोनों के डेफिनेशन देखेंगे, अगर पुराने MSME क्लासिफिकेशन के आधार पर भी और नए MSME के जो डेफिनेशन जो 13 मई से हुए हैं, दोनों के आधार पर देखेंगे तो ये दोनों माइक्रो यूनिट्स होंगे। तो यहाँ सही उत्तर होगा माइक्रो इंटरप्राइजेस। जी हाँ, लोन सेंक्शन अंडर PMEGP आर क्लासिफाइड एज माइक्रो इंटरप्राइजेस। चलिए तो बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 6 के अनुसार देखिए, सर्विसेज ऑन रिसीविंग आर्टिकल्स फॉर सेफ डिपॉजिट इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। जहाँ सेफ डिपॉजिट आर्टिकल्स लेते हैं बैंकें, वो जो है किस एक्ट के तहत डिफाइन किए गए हैं। और आपके ऑप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। जो यहाँ पूछा गया है
कि आर्टिकल रिसीविंग अंडर सेफ डिपॉजिट फैसिलिटीज़, तो ये डिफाइन किए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 151, 152 के तहत ये फैसिलिटीज़ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, डिफाइन किए गए हैं, तो इनको बोलते हैं, सही उत्तर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 में पूछा गया, देखिए, व्हाट इज़ द लैंड रिक्वायरमेंट एंड ईयरली बेनिफिट अंडर किसान सम्मान निधि योजना। जी हाँ, भारत सरकार की बहुमुखी योजना, किसानों को जो है सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो योजना चलाई गई है, किसान सम्मान निधि योजना, इसमें जो है लैंड रिक्वायरमेंट क्या पूछा गया है और ईयरली बेनिफिट क्या पूछा गया है। और आपके ऑप्शन दिए हैं 1 हेक्टेयर एंड ₹5,000, 2 हेक्टेयर ₹5,000, 1 हेक्टेयर ₹6,000 एंड 2 हेक्टेयर ₹6,000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि किसान सम्मान निधि में किनको दिया जाएगा, कितने हेक्टेयर की ज़मीन होने चाहिए और कितना रुपये होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि ऐसे किसान जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं और उनको मिलेगा ये किसान सम्मान निधि योजना, उनको मिलेगा सालाना 6,000 रुपये, 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है 2 हेक्टेयर एंड 6,000 रुपीज़ ईयरली। अब ये क्राइटेरिया को भी सरकार ने हटा दिया है जो 2 हेक्टेयर का है, लेकिन ये सवाल जिसमें पूछा गया था वो 2 हेक्टेयर और 6,000 था, तो इसका सही उत्तर होगा 2 हेक्टेयर एंड 6,000। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी फैसिलिटी इज अवेलेबल इफ बोरोवर इज ST/SC वुमेन और ओनरशिप ऑफ वुमेन इज हाउ मेनी %। जहाँ भी क्रेडिट लिंक सब्सिडी फैसिलिटी दी जाती है एंटरप्रेन्योर्स को, बोरोवर को, तो वो ST/SC वुमेन और ओनरशिप कितना होना चाहिए वुमेन का। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार पूछे गए हैं, दिए गए हैं 10%, 20%, 25% एंड 51%। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी वैसे एंटरप्रेन्योर को दिए जाते हैं जो ST/SC वुमेन हैं, और अगर वुमेन है तो उसमें ओनरशिप जो होंगे उनके वुमेन्स की वो है 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, 51% ओनरशिप होनी चाहिए, तभी मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा 51%। जी हाँ दोस्तों, आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। और सवाल नंबर 9 क्या कहता है, देखिए, व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड ऑफ हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन का लिमिटेशन पीरियड पूछा गया है और आपके ऑप्शन दिए इस प्रकार से 3 years अगेंस्ट लास्ट EMI ऑफ हाउसिंग लोन, एंड सेकेंड ऑप्शन दिया गया 12 year अगेंस्ट मॉर्गेज, बोथ A एंड B, एंड D दिया है 7 year फ्रॉम द EMI। जी हाँ दोस्तों, हाउसिंग लोन में जो टर्म लोन है, तो टर्म लोन में जो लिमिटेशन पीरियड होता है, हर DUMI होता है उसके 3 years, ड्यू डेट से 3 year होता है। तो पहला वाला ऑप्शन भी सही है कि लास्ट EMI से 3 year तक वो वैलिड रहेगा। और दूसरा है 12 year फ्रॉम द अगेंस्ट मॉर्गेज, तो मॉर्गेज का भी जो लिमिटेशन पीरियड होता है 12 year होता है। तो A और B दोनों सही है, तो यहाँ उत्तर होगा A एंड B बोथ आर करेक्ट। जी हाँ, तो ये सही होगा बोथ A एंड B। चलिए बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ATM सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड। जी हाँ, ऐसे ATM जो नॉन बैंक एंटिटीज़ द्वारा बनाए जाते हैं, ओन्स हैं और ऑपरेटेड हैं, उनको क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शन है ब्राउन लेबल ATM, वाइट लेबल ATM, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, यहाँ पूछा गया है कि ऐसे ATM जो नॉन बैंक एंटिटी द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, उनके ओन किए जाते हैं, तो वो कहलाएंगे वाइट लेबल ATM। तो इसका सही उत्तर होगा वाइट लेबल ATM। अगर बैंक ऑपरेट करेंगी तो वो कहेगा ब्राउन लेबल ATM, लेकिन अगर नॉन बैंक एंटिटीज़ ऑपरेट करेंगे तो उनको कहते हैं वाइट लेबल ATM। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन शुड बी सेटल्ड विद इन हाउ मेनी डेज। यहाँ पूछा गया, अगर ATM से कोई ग्राहक जाता है पैसा निकालने और वो डेबिट हो जाता है उनका अकाउंट, लेकिन पैसा उनके पास कैश डिस्पेंसन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं फेल्ड ट्रांजेक्शन। और फेल्ड ट्रांजेक्शन जो होगा वो कितने दिनों में उसके खाते में सेटल हो जाना चाहिए। और आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार, T+3 days, T+5 days, T+7 days, T+10 days। जी हाँ, यहाँ पर सही उत्तर होगा T+5 डे। अगर कोई फेल ट्रांजेक्शन है वो शिकायत करने के बाद ट्रांजेक्शन +5 days में वो आ जाने चाहिए। अगर नहीं आए तो 100 रुपीज़ पर डे पेनल्टी भी है, कंपनसेशन भी मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा T+5 डे। जी हाँ, ये पहले T+7 डे था, जिसको घटाकर T+5 डे कर दिया, तो ये बहुमूल्य इंपॉर्टेंट है। T+5 डेज का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ऑल रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर आर एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस कवर एज लिमिट। जी हाँ, यहाँ रुपे क्रेडिट कार्ड जो अभी जारी होते हैं खाते में डेबिट कार्ड होल्डर में, उनमें इंश्योरेंस कवरेज के लिए एज क्राइटेरिया पूछा गया है। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 18 to 70 ईयर, 18 to 60 ईयर,
18 to 50 ईयर और 5 to 70 ईयर एंड नो सच लिमिट। जी हाँ, जो ऑल रुपए डेबिट कार्ड होल्डर हैं उनमें इंश्योरेंस कवरेज किया जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया जाता है। और इसका जो सही उत्तर है वो है एज लिमिट 5 से लेके 70, 5 ईयर से लेके 70 ईयर तक इसका सही उत्तर है। जी हाँ, ऐसे ग्राहक जो पिछले 45 दिनों तक कोई सक्सेसफुल चाहे बैंकिंग या नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लें और इन बिटवीन उनके कोई दुर्घटना से मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको ये कवरेज मिलता है 1 लाख रुपए का रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो वो एज लिमिट है 5 to 70 ईयर। तो इसका सही उत्तर होगा 5 to 70। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इफ़ एन डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड अब्रॉड, इंडियन स्टाम्प ड्यूटी विल बी फिक्स्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स ऑफ इट्स अराइवल इन इंडिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है विदेश में साइन हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है और वो इंडिया आता है, तो इंडिया में आने के कितने दिनों के अंदर वो इंडियन स्टाम्प ड्यूटी से फिक्स होने चाहिए, इंडियन स्टाम्प ड्यूटी से पेड होनी चाहिए। और आपके ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई डॉक्यूमेंट विदेश में एग्जीक्यूट हुआ है और इंडिया में आता है तो इसका सही उत्तर है वो 3 महीनों के अंदर, इंडिया में पहुंचने के 3 महीनों के अंदर स्टाम्प ड्यूटी पेड हो जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 3 मंथ्स। इफ डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड अब्रॉड, इंडियन स्टाम्प ड्यूटी विल बी फिक्स्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ इट्स अराइवल इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा 3 मंथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आप सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। आईरेक्ट नॉर्म्स फॉर केसीसी लिमिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी ओवर ड्यू फॉर मोर देन हाउ मेनी डेज। पूछा गया है कि एनपीए कब होगा। जब कोई अगर केसीसी दिया गया एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी के लिए तो उसमें कितने दिन तक ओवर ड्यू होगा, तो वो एनपीए कहलाएगा, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। और आपके ऑप्शन हैं इफ़ ओवर ड्यू मोर देन 30 डेज, ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, ओवर ड्यू 6 मंथ, ओवर ड्यू 2 क्रॉप सीजन। जी हाँ, यहाँ पर सही उत्तर होगा कि अगर कोई केसीसी लिमिट एनिमल हस्बेंड्री के लिए और वो 90 डेज से ज़्यादा ओवर ड्यू हो जाता है तो यहाँ पर वो एनपीए कहलाएगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा 90 डेज। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं और सवाल नंबर 15 देखिए स्क्रीन पर आपके किस प्रकार है। और सवाल नंबर 15 पूछा गया है प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट विल बी हाउ मेनी परसेंटेज। पूछा गया है कि अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है और सब स्टैंडर्ड एसेट में जब आता है तो सिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन देखते हैं। सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स है और सिक्योरिटी है उसमें, तो उसको छोड़ते हैं। और इसमें पूछा गया अनसिक्योर्ड पोर्शन में कितना प्रोविज़न किया जाता है अगर अकाउंट सब स्टैंडर्ड है। आपके ऑप्शन है 15%, 20%, 25%, 100%। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल का उत्तर मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सरल सा सवाल है। हमने डिटेल क्लास भी का वीडियो भी एनपीए का मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने उसको बड़ा अच्छे से पसंद किया उस वीडियो को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें क्लियर तरीके से मैंने बताया कि प्रोविज़न जो होता है अनसिक्योर्ड पोर्शन में कितना होगा। चलिए मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ। ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल में हमारे यहाँ जो मार्जिन लिया जाता है, जो मार्जिन लिया जाता है प्रमोटर का, बारोवर का मार्जिन लिया जाता है, वही इसका सही उत्तर है। तो आप ज़रूर कमेंट करके इसका उत्तर बताइए तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे वो कुछ 15 सवाल जो कैनरा बैंक के 14 दिसंबर 2019 में स्केल 1 से स्केल 2 के प्रमोशन एग्जाम में रिकॉल क्वेश्चन थे, वो आए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवालों को जब आप हल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको एक अनुभव मिलता है और आप तैयारी करने में दुगनी स्पीड से लग जाते हैं, आपका हौसला अफजाई होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही बने रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, और जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा वैसा वीडियो आते रहेगा और आप लोग तैयारी करते रहिए। मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी कि आप इन वीडियो को देख के आप सफलता को प्राप्त करेंगे और नए मुकाम को नई जिम्मेदारी के साथ आप लोग निभाएंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार आपके सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।